नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मृणाल पटेल। आज है 20 नवंबर, यानी यूपीएससी प्रीलिम्स को करीब 197 डेज आर लेफ्ट। न्यूज़पेपर करंट अफेयर्स में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सरकार ने 3 किसान कानूनों को वापस लिया। वैसे ये पूरा मुद्दा 2020 में हुआ था जब वो ये कानून बने। अब इसको वापस ले रहे हैं। जल्दी से जरा समझ लेते थे मामला क्या है। आज़ादी के बाद एपीएमसी मंडी कानून अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए। ऐसा क्यों किया था? क्योंकि वरना जो गांव के साहूकार, श्रॉफ, वो सब किसान को जो कर्जा देते थे उसके सामने ज़रूरत से ज़्यादा सारा अनाज उससे वसूल लेते थे। तो फिर ये एपीएमसी कानून अलग अलग राज्य सरकार ने बनाया। उसमें बात क्या है, किसान के घर से सीधा नहीं खरीद सकते। पहला जो सेल हो वो एपीएमसी मंडी में हो और वहाँ से पूरा आगे काम चले। लेकिन उसमें सब प्रॉब्लम, वो सब जानबूझकर सब व्यापारी गैंग बना ले, कार्टेल बना ले, किसान को अच्छा दाम नहीं मिले। वो सब किसानों से और सामने नेक्स्ट बायर से अलग अलग फीस लेते थे, लेकिन उससे वो अच्छे से मंडियों को मैनेज नहीं करते थे। ये देखिए कितना ट्रैफिक का प्रॉब्लम है, गंदगी का प्रॉब्लम है, स्वच्छता, स्टोरेज, वो सब फैसिलिटी बना नहीं रहे थे। तो प्रश्न ये सब जो एपीएमसी है वो कानून में सुधार कौन कर सकता है? तो स्टेट गवर्नमेंट का डोमेन है, क्योंकि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 7th शेड्यूल कुछ मामले जिस पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाए, जैसे नागरिकता, सिटीजनशिप। फिर कुछ मामले जैसे एग्रीकल्चर, एपीएमसी, तो स्टेट गवर्नमेंट बनाए। फिर कुछ कॉन्करेंट, समवर्ती, यानी यूनियन स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन यूनियन वाला कानून सर्वोपरि माना जाए, जैसे ये इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी, लेबर, ट्रेड, कॉमर्स। तो मोदी सरकार ने फिर की ये ट्रेड, कॉमर्स, हाँ, उसके साथ एग्रीकल्चर को जोड़ के, एंड देन वी विल मेक सम रिफॉर्म्स। अब वैसे तो पहले मनमोहन सिंह सरकार ने भी और बाद में मोदी सरकार ने भी स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा था कि ये कुछ मॉडल एपीएमसी एक्ट है, आदर्श कानून, टेम्पलेट है। जैसे वो निबंध के मॉडल पेपर्स, आंसर्स होते हैं, उसको पढ़ पढ़ के आप अपने कानून को चेंज कर लीजिए। ऐसा सब स्टेट्स को बोला था। कुछ स्टेट ने किया, लेकिन कुछ स्टेट वो मान नहीं रहे थे। और फिर कोरोना में ये सब फार्मर्स को इनकम और सेलिंग के सब प्रॉब्लम्स, तो सरकार ने डिसीजन लिया कानून में सुधार करते हैं। अब असल में जो सुधार किए गए 3 हुए थे। एक एपीएमसी ऑर्डिनेंस, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लिए, और तीसरा असेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तीनों के ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, मतलब जब संसद का सदन नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति द्वारा कानून बनाया जाए, वो वाली चीज़। अब फिर उसमें प्रोविजंस क्या थे? अब फुल फॉर्म ये सब थे। असल में मैं आपको वीडियो लिंक दूंगा जहाँ पर ये आप पावर पॉइंट सब आराम से डाउनलोड करके पढ़ना। इधर तो हम एक जनरल जल्दी से उसका जिस्ट देख रहे हैं। हाँ, तो पहले जो स्टेट एपीएमसी एक्ट थे उसमें यह था कि किसान अपनी उपज की दर बेच सकता है, तो विद इन स्टेट ही बेच सके, ऐसे सब उसमें प्रोविजन। केंद्र सरकार ने जो ऑर्डिनेंस बनाया था उसमें ये कि राज्य के भीतर भी और एक राज्य से दूसरे राज्य में भी, कि जैसे कर्नाटक से तेलंगाना में या तमिलनाडु से उत्तर प्रदेश में भी वो बेच सके, ऐसे सब रेगुलेशंस अनाउंस किए गए। पहले जो शर्त थी कि पहला सेल एपीएमसी मंडी में ही हो, उसकी जगह अब कि कहीं पर भी उसके घर से भी व्यापारी सामान खरीद सके। किसान खुद ब्रिटानिया या मैगी या किसान टोमेटो केचप की फैक्ट्री में जाके अपने टोमेटो बेच सके, कोल्ड स्टोरेज वाले को बेच सके, ये सब अलाउ किया। फिर ये कौन खरीद सकता है किसानों से सामान डायरेक्टली बल्क में? तो कोई भी रजिस्टर्ड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, किसी के पास भी पान कार्ड हो। तो इससे फ़ायदा क्या? पहले सिर्फ एपीएमसी मंडी के रजिस्टर्ड ट्रेडर्स उस चीज़ को खरीद सकते थे, तो वो क्या अपनी कार्टेल बना ले और किसान को अच्छा दाम नहीं दे। लेकिन अब ज़्यादा बायर्स होंगे तो उसमें से कोई अच्छा प्राइस ऑफर करे तो किसान को थोड़ा फ़ायदा हो जाए। फिर ये जो यूनियन गवर्नमेंट का कानून था उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फूड, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को कवर किया था जो स्टेट के एक्ट में नहीं थे, और सब अलग अलग और प्रोविज़न। फॉर एग्जांपल, अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन मार्केट प्लेस है। यानी अब समझिए, एक तरफ सब बायर्स आए पेन ड्राइव खरीदने के लिए, और पेन ड्राइव बेच कौन रहा है? तो अपेरियो रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, बीआर प्रोडक्ट, आईटी गैजेट्स, वॉल रिटेल, ये सब क्या है? ये अलग अलग व्यापारी कंपनियां होंगी जिन्होंने कहीं से वो सारा सामान खरीदा होगा सैंडिस्क कंपनी से, और वो अलग अलग प्राइस पर बेच रहे हैं। तो आप कस्टमर के रूप में आपको जो अच्छा लगे प्राइस के हिसाब से, रेटिंग के हिसाब से उसे ले। तो ऐसे क्या ऑनलाइन मार्केट प्लेस एग्रीकल्चर में बन सकते हैं? पहले नहीं बन सकते थे, क्योंकि ऐसा कुछ कानून स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा था नहीं। क्या ऐसा कोई पोर्टल बन सकता है? तो नया ये जो यूनियन गवर्नमेंट का कानून था उसमें प्रोविजन किया, अच्छा एग्रीकल्चर में भी ऐसा हो सके, मतलब फार्मर अपना प्रोडक्ट लिस्ट करे और सामने ये ब्रिटानिया या एमडीएच वो लोग उससे खरीदे ऑनलाइन। अब वैसे सरकार ने खुद का भी अपना एक ई नाम पोर्टल बनाया है,
लेकिन सरकारी पोर्टल में आप जानते हैं इनोवेशन मार्केटिंग वो सब कम रहती है। वैसे पढ़ने के लिए तो ऑनलाइन स्वयं पोर्टल भी है सरकार का, तो फिर बायजूस अनअकैडमी सब क्यों चल रहे हैं, क्योंकि वो सब मार्केटिंग और जो सब काम हो सकता है, पॉलिश्ड प्रोडक्ट जो सामने दिखाया जा सकता है। तो ये सब के चलते ये सब कानून में सुधार। सो एंट्री ऑफ द प्राइवेट सेक्टर की ऐसी सब ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स फॉर सेलिंग द थिंग्स, ये सब हो रहा है। प्रथम दृष्टया हमको लगे ये सब अच्छा है, लेकिन कुछ किसान नेताओं को ऐतराज़ था कि नहीं, जैसे वो जोमेटो, ओला, उबेर, उसमें जैसे नीचे रेस्टोरेंट वालों का, टैक्सी वालों का शोषण होता है, ऐसा इधर हो जाए वगैरह। फिर अलग अलग उसमें और भी प्रोविज़न थे कि किसको कंप्लेन कर सकते हैं। मान लीजिए ये फार्मर ने ऐसा सब सेल किया ब्रिटानिया कंपनी को, लेकिन फिर वो कहे व्यापारी ने मुझे पैसा नहीं दिया, या फिर कि कंपनी का गेहूं की बोरी में किसान ने तो हमको कंकर वाला सामान भेजा था, तो वो सब डिस्प्यूट सेटलमेंट किधर हो। इसके लिए कानून में बोला था कि पहली कंप्लेन एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लेवल पे हो, उसके ऊपर अपील में जाना हो तो कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर के पास जा सकते हैं वगैरह। और भी सब अलग अलग चीज़ें थी कि कैसे ये जो स्टेट गवर्नमेंट्स मंडी में, एपीएमसी मंडी में जो सेलिंग होती थी उस पर अलग अलग किस्म के टैक्स लगाते थे। वो सारे टैक्स इसको यूनियन गवर्नमेंट ने एबॉलिश करवा दिया, ताकि किसान को या तो ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल सके, या अल्टीमेटली एंड कस्टमर को माल सस्ते में मिल सके, तो फूड इन्फ्लेशन से लड़ सके। ये सब भी, और उसके अलावा और भी इसमें सब चीज़ें थी। और फिर उसमें क्रिटिसिज्म क्या चलता था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां जैसे ये जोमेटो, ओला, उबेर, वो सब जो करते हैं ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हो जाए यहाँ पर डिलीवरी बॉय का, जैसा उधर होता है इधर फार्मर का हो जाए। फिर इस तरह से जब भी लिबरलाइजेशन, उदारीकरण होता है, एंट्री ऑफ प्राइवेट सेक्टर इज अलाउड, तो वो तो स्कूल भी, कॉलेज भी, हॉस्पिटल भी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री करी, तो वहाँ पर तो ग्राहकों का शोषण ही हो रहा है, ऐसा इधर भी होगा, ऐसा डर लगता था किस लोगों को। फिर ये कि डब्ल्यूटीओ के प्रेशर में किया गया, जल्दबाजी में किया, अलग अलग देश की जो कमिटियों ने रिपोर्ट दिया था उसको इसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया वगैरह वगैरह। तो ये सब मुद्दे थे। ऐसा ये तो ये कानून ऐसे तीन थे मैंने आपको बताया कि एक एपीएमसी रिफॉर्म के लिए, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग रिफॉर्म के लिए, और तीसरा असेंशियल कमोडिटी एक्ट रिफॉर्म के लिए। वो सारे और भी डिटेल, वो तो 1 घंटे का पूरा मुद्दा है, वापस उसको पढ़ाने में नहीं जा रहा, क्योंकि आप मेरी वेबसाइट पे जाओ monal.org/download, उसमें 2020 में ये तो हो चुका है, तो Win20 CSP सीरीज़, और उसमें पिलर 4A एग्रीकल्चर स्कीम्स, एपीएमसी ऑर्डिनेंस वगैरह, उस पर आप क्लिक करिए, वो आपको ले जाएगा अनअकैडमी के ये जो सब फ्री क्लासेस होते हैं उसमें। तो आप उसे खोलिए, वॉच नाउ में पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा, पावर पॉइंट भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वो सब काम हो गया। तो ऑल डिटेल्स यू कैन स्टडी। वो वापस से पूरी कहानी रिपीट करने में वीडियो लंबा नहीं खींचना मुझे। तो अभी मेन मुद्दा तो ये है कि वो 3 किसान कानून बने थे, आंदोलन हो रहा था, अभी मोदी सरकार ने कल कहा कि ये कानून हम वापस ले लेंगे। उधर से अपने आज की मुद्दा शुरू होता है, व्हाट आर द करंट अफेयर्स। सबसे पहले, क्या सरकार बनाया हुआ कानून वापस रद्द कर सकती है? जवाब है हाँ, कर सकती है। किसी कानून को निरस्त या रद्द करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट उसको हटा दे कि ये फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, या कुछ कानून ऐसे होते हैं जिसमें खुद ही अंतिम तिथि, एंड डेट, सनसेट क्लॉज डाला हो, कि जैसे एक टाड़ा कानून था उसमें कि इतने साल बाद वो आतंकवाद विरोधी कानून अपने आप समाप्त हो जाए। या फिर ये हो सकता है कि संसद खुद उस कानून को रद्द कर दे, या अगर संसद सेशन में न हो तो सरकार भी अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट द्वारा पास करवा के वो रद्द करवा सकती है वगैरह। वो सब चीज़ दी है, आराम से देख लेना। उसके बाद अब मेन मुद्दे में आते हैं कि अच्छा, ये 3 कानून रद्द किए गए हैं, तो उस कानून के नाम क्या थे, सरकार ने उसे क्यों रद्द किया है, आगे का वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, वो सब मैंने दिया इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। सारी चीज़ मैं इधर पढ़ने नहीं बैठूंगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ है आप 40 मिनट सुनो, उसकी जगह 20 मिनट में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। 20 भी नहीं, 10 मिनट होने चाहिए। ये सारा टेक्स्ट आपको मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम चैनल monal.org पे, और ऐसे और भी मुद्दे जमा होंगे तो अपनी वेबसाइट monal.org, उसके करंट अफेयर सेक्शन में एक एक्सेल फाइल में मैं डाल देता हूँ। फिर भी कान में 2-3 लाइन सुननी हो तो, क्यों सरकार ने कानून हटा दिया? अब सीधा सीधा तो यही बोल सकते हैं, अच्छा यूपी पंजाब में इलेक्शन आने वाले इसलिए खुश करने के लिए। हालांकि और भी कुछ आयाम हैं, वो सब यहाँ पर लिखे गए हैं। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 से ही इन कानून को सस्पेंड या स्टे कर दिया था, तो असल में ये लागू हुए नहीं थे। काफ़ी टाइम से किसान इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, राज्य सरकार भी कोऑपरेट नहीं कर रही थी कि नहीं, ये तो हमको कानून बनाने देने चाहिए थे, यूनियन गवर्नमेंट ने क्यों बना दिया। और ये आंदोलनकारियों ने जो
वो सब सिंगू बॉर्डर, लखीमपुर और अलग अलग जगह पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसके चलते ट्रैफिक में प्रॉब्लम, कॉमन सिटीजन को नौकरी धंधे पे जाना हो तो ज़्यादा टाइम लगता था। और यही सब आंदोलन के दौरान फार्म लीडर्स न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ऐसी बात कि किसान बाजार में बेचने गया और उसको अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है, गेहूं को सपोज 1000 रुपये व्यापारी दे रहा है, तो भारत सरकार उसको सपोज 2000 रुपीज़ में खरीद लेगी, ऐसा मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार द्वारा अनाउंस किया जाता है। हालांकि वो कोई लीगल राइट अभी नहीं है, कानूनन अधिकार नहीं है, तो सरकार खरीदे भी नहीं भी खरीदे, कोई कंपल्जन नहीं है। ऑन दी अदर हैंड देयर इज़ वन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून, उसमें सब लीगल राइट्स हैं कि गरीब आदमी को चावल 3 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये किलो, बाकी सब जवार बाजरा 1 रुपये किलो, ऐसा टोटल 5 किलोग्राम्स का मंथली एंटाइटलमेंट लीगल राइट है। तो ये सब किसान बोल रहे थे कि हमको भी ऐसा लीगल राइट मिले कि गवर्नमेंट हमारा सब गेहूँ चावल खरीद ले। लेकिन मोदी सरकार के लिए फाइनेंशियली वो फिजिबल नहीं है कि इतना सब खरीदें। एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन में भी इतनी तो कैपेसिटी नहीं है। लेकिन अब जो पुराने कानून हटा दिए और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कल किसानों को कहा कि आप अब वतन वापस लौट जाइए, और ज़्यादातर वापस लौट जाएंगे, तो अब किसान नेता फिर से भी आंदोलन करवाना चाहे कि अच्छा वो एमएसपी के लिए और आंदोलन करते हैं, तो आंदोलनकारी वो सब थक गए होंगे तो वापस नहीं आएंगे, तो इस तरह से बाकी सब डिमांड को हटाया जा सके। और भी कि ये पंजाब में हिंदू और सिख सौहार्द में दिक्कत आ रही थी, बीजेपी के लिए चुनाव जीतना मुश्किल, वैश्विक छवि की चिंता थी। भविष्य में व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? वे फॉरवर्ड ये हो सकता है कि बीजेपी शासित राज्य सरकारें किसान नेताओं को विश्वास में लेकर ऐसे कानून स्टेट लेवल पर पास करवाए, और कुछ स्टेट में ये पास होगा, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, तो बाकी सब स्टेट पर भी प्रेशर बनेगा कि वहाँ पर भी वो ऐसा करे, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। और इसमें ये भी समझ सकते हैं कि भविष्य में जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म या एग्रीकल्चर रिफॉर्म लेने हो तो उससे पहले सरकार ने ज़्यादा लोगों को विश्वास में लेना चाहिए और सब चीज़ों को समझाना चाहिए कि इससे क्या शॉर्ट टर्म में नुकसान लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदे हैं। इसके बाद पेज नंबर 226 में सब एथिक्स की केस स्टडी थी, वो मैंने अलग वीडियो अपलोड कर दिया है। आगे पेज 8, 9 ये सब में जाएँ तो कॉलम्स लिखें, स्वाभाविक है आज सब कॉलम क्या होंगे, फार्म लॉ के बारे में। अब तक हमने पढ़ा कि क्या था, अब उसके एंटी आर्ग्यूमेंट, मतलब सरकार ने ये जो कानून वापस ले लिया ये अच्छा नहीं किया, ऐसा कौन कह रहा है? ये कृषि अर्थशास्त्र के प्रोफेसर अशोक गुलाटी, उनका ये कहना है कि ये सब रखा होता तो अच्छा होता, बिकॉज सपोज फूड प्रोसेसिंग कंपनी और बड़ी बड़ी कंपनी अगर फार्मर से टोमेटो, वेजिटेबल्स, फ्रूट वो सब खरीदने की अगर सुविधा रहे तो फार्मर पर मोटिवेशन रहे कि वो ऐसा सब उगाए, ना कि पूरा दिन गेहूँ चावल उगाता रहे। बिकॉज एक्सेसिव कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस इज़ नॉट गुड, उससे ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट होता है, यूरिया का एक्सेस यूज होता है, वो सब पराली यानी स्टबल बर्निंग से दिल्ली में एयर पोल्यूशन होता है, उस सब से हम लड़ सकते थे। लेकिन अब ये वापस पुरानी चीज़ें स्टेटस को यथास्थिति रहेगी जो अच्छा नहीं है। अब उस पर वैसे तो यूपीएससी मेंस 2020 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये राइस और वीट का ज़्यादा कल्टीवेशन क्यों ख़राब है, उसका मॉडल आंसर भी मैं बना के पूरा वीडियो मैंने फ्री में अपलोड किया है, आप ये वाले लिंक पे देख सकते हैं। सो दोज आर द थिंग्स, वो आराम से सब देख लेना। आगे अवार्ड्स में इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ किसको मिला? प्रथम एनजीओ जो किसके साथ जुड़ा है? एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन जो हमने कल देखा था। एनवायरनमेंट पॉल्यूशन में वो क्रिस्टोफी जेफ्रेलॉट की एक नई कॉलम है, वो ये कह रहे हैं कि भारत में 900 जितनी अमीर परिवार है जिनके पास पूरे भारत का 26% जीडीपी, उतना माल तो वही कमा के बैठे हैं। उन सभी पर अगर 4% क्लाइमेट टैक्स मांगा जाए, जलवायु परिवर्तन विरोधी जो भी काम करने हैं, तो वो इतनी बड़ी रकम होगी कि अपने देश का 1% जीडीपी जितना तो टैक्स में आ जाए, और वो सब की मदद से हम वी कैन फाइट द क्लाइमेट चेंज, इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग कि अमेरिका और यूरोप हमको पैसा देंगे जो कि वो नहीं दे रहे हैं, बहुत सालों का बकाया है। लेकिन सरकार ऐसा कर नहीं पा रही है, डायरेक्ट टैक्सेस के सब रेट्स और उसमें बहुत सारे एग्जेम्पशन दिए जाते हैं, जिसके चलते फिर अपनी सरकार के सब वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए ये सब बिस्किट मेडिसिन पर ज़्यादा जीएसटी मांगा जाए, पेट्रोल डीजल पर एक्साइज वैट जो लगता है वो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट आसानी से कम नहीं करती। सो दीज आर ऑल द प्रॉब्लम्स। पेज 10 पर भी कुछ एथिक्स के मामले थे, वो अलग वीडियो बना दिया है। पेज 11 इंटरनेशनल रिलेशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर, उन्होंने कुछ ऐसा कहा है कि भारत और चीन के रिश्ते अभी अच्छे नहीं चल रहे हैं, दे आर गोइंग थ्रू अ पर्टिकुलरली बैड पैच, मतलब एक खराब समय चल रहा है।
और इसके लिए जिम्मेदार उन्होंने चीन को बताया कि वो सब बॉर्डर एरिया में ईस्टर्न लद्दाख में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं एंड इट इज़ फॉर द चाइनीज़ लीडर कि वो तय करे आगे हमारे साथ कैसे रिश्ते रखना चाहते हैं। पेज 13 पॉलिटी। अब पॉलिटी में मेंस पेपर 2 में मुद्दा है कंपेयरिंग कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें एक तो आएगा एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट। तो पता ये चला अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बिडेन उनकी कुछ सर्जरी होने वाली है, तो मेडिकल सर्जरी के चलते वो कुछ घंटे या दिन या हफ्तों तक प्रेसिडेंट वाला काम शायद न कर पाए, तो उनकी जगह एक्टिंग प्रेसिडेंट कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस बनेगी। तो लक्ष्मीकांत में देख लेना कि भारत में भी कभी ऐसा हुआ था कि नहीं। उसके बाद कोरोना के कुछ समाचार की सबसे पहला जो केस था वो वुहान में व्यापारी जो शायद मांस मच्छी कुछ बेच रहा था उसको हुआ था, ना कि किसी अकाउंटेंट को जो कि कोई लेबोरेटरी में काम कर रहा था। मतलब वो एक कंस्पायरेसी थियरी चलती है कि लैब से फैला है, वो नहीं फैला है, ऐसा WHO बताना चाहता है। खैर, इसके अलावा ऑस्ट्रिया जो यूरोप में है, वहाँ पर कोरोना की इतनी प्रॉब्लम हो गई कि वो वापस से लॉकडाउन करने वाले हैं और सभी लोगों को कंपलसरी अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेनी पड़े। जर्मनी भी ऐसा कुछ सख्ती कर रहा है। आगे बढ़ते हैं पेज 14 हेल्थ में। मतलब समाचार तो इकोनॉमी के है लेकिन हेल्थ से जुड़े हुए। जीनेरिक ड्रग्स। जीनेरिक ड्रग का मतलब क्या होता है? जब किसी दवाई का पेटेंट समाप्त हो जाए, मान लीजिए फाइजर नोवार्टिस ने कोई पैरासीटामोल नाम की दवाई बनाई हो जो कि ये सर दर्द या बदन दर्द या बुखार के लिए इस्तेमाल होती हो, तो उसे जब पेटेंट मिले तो 20 साल तक उसके अलावा और कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता सिवाय कि वो फाइजर नोवार्टिस किसी और कंपनी को उसके राइट्स दे दे कि आप बनाओ बेचो, मेरे को 10% रॉयल्टी दे देना। लेकिन ऐसा 20 साल का पेटेंट जब समाप्त हो जाए तो बाकी सभी फार्मा कंपनी उस दवाई का प्रोडक्शन कर सकती हैं और ऐसी पेटेंट मुक्त दवाई को हम कहते हैं जीनेरिक दवाई। अब जीनेरिक दवाई लोग खरीदेंगे यस, क्योंकि ये अपेक्षा होती है कि वो थोड़े सस्ते होंगे क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है। लेकिन असल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक स्टडी की तो पता चला ऐसा नहीं हो रहा है। सपोज आपको बुखार है, आप जाते हैं दवाई की दुकान पे, तो दुकानदार से आप पूछेंगे तो वो कौन सी दवा आपको प्रिस्क्राइब करेगा, या डॉक्टर से आप पूछेंगे वो कौन सी दवा प्रिस्क्राइब। हो सकता है जो फार्मा कंपनी उसको ज़्यादा कमीशन ऑफर कर रही हो, या फिर आप अपनी समझ से ही मांग लेंगे अच्छा मुझे पैरासीटामोल चाहिए तो कौन सा जायडस कंपनी का चाहिए, नोवार्टिस का चाहिए, सन फार्मा का चाहिए, टोरेंट फार्मा। तो आपके दिमाग में एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से जो भी परसेप्शन है कि ये वाली कंपनी का क्वालिटी अच्छा होगा उसे आप खरीदेंगे, इवन दो द क्वालिटी मे नॉट बी सो गुड। तो अंत में तो ग्राहक का शोषण ही हो रहा है, वो सही डिसीजन ले नहीं पा रहा है। तो इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, उसने एक कमिटी बनाई थी। उसने ये कहा एक नेशनल डिजिटल मेडिसिन डेटा बैंक बनाया जाए जिसमें ये सभी ड्रग्स की अलग अलग कंपनियां उसकी क्वालिटी के हिसाब से कितने परसेंटेज केमिकल है, कितने परसेंटेज सामान्य अलग दूसरे पाउडर डाले गए हैं, वो सब हमें जानने को मिले, सो वी कैन टेक अ बेटर डिसीजन। पेज 15 इंटरनेशनल रिलेशन। मैंने आपको आगे बताया मेंस पेपर 2 में जो सिलेबस है वो ऐसा कहता है कि इशू अफेक्टिंग इंडियन इंटरेस्ट तो हमको पढ़ना है। फिर एक मुद्दा है डायस्पोरा और तीसरा मुद्दा है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड देयर मैंडेट एंड फंक्शनिंग वगैरह। तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन, संयुक्त राष्ट्र का मानव अधिकार आयोग, उसने चीन से जवाब मांगा है। चीन से इसलिए जवाब मांगा है कि चीन की एक टेनिस महिला खिलाड़ी ने आरोप लगाया था कि भूतपूर्व वाइस प्रीमियर ने उसका बलात्कार किया था, लेकिन उसके बाद वो महिला गायब है। उसके या उसके परिवार का कुछ अता पता नहीं चला। ट्विटर पर ट्रेंड है कि वो कहाँ गई, क्या सरकार ने उसको गायब कर दिया है। तो इसलिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग ने चीन सरकार से जवाब मांगा है कि वो लड़की के बारे में हमें जानकारी दीजिए। तो पॉइंट्स टू रिफ्लेक्ट कि क्या ह्यूमन राइट कमीशन के पास ऐसा पावर है कि यूएनएससी के परमानेंट मेंबर को बोल सके, या चीन मना कर सकता है कि नहीं। खैर वो तो आगे कुछ एक्सप्लेन सीरीज आएगी तो हम देखेंगे। इसके अलावा कुछ स्पोर्ट्स एथिक्स वगैरह, वो एथिक्स का अलग वीडियो है। सो दिस वॉज द न्यूज़ पेपर फॉर सैटरडे, और मैं थर्सडे और संडे को छुट्टी रखता हूँ, वीडियो नहीं बनाता। तो संडे के न्यूज़पेपर में जाने लायक जो होगा वो मंडे के साथ एक साथ देख लेंगे। मंडे एक और कार्यक्रम होने वाला है, रात 8 बजे मोनाल्स मंडे करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज होगी। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। फ्री अनलॉक कोड यूज़ करें moral.org।